हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फैक्ट्स पर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 है धातु एवं अधातु यानी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर को बढ़िया तरीके से नोट्स के साथ बढ़िया से समझने वाले हैं। तो आते हैं पहले टॉपिक में। पहला टॉपिक है हमारा धातुओं के भौतिक गुण, दूसरा टॉपिक रहेगा हमारा धातुओं के भौतिक गुण। तो सबसे पहले समझते हैं धातुओं के भौतिक गुण के बारे में। अब धातुओं के भौतिक गुण के बारे में देखते हैं। जैसे ये जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं, चमकदार होते हैं यानी ल्यूस्ट्रस होते हैं, ठोस होते हैं सामान्यतः, और अच्छे चालक होते हैं। अच्छे चालक कहने का मतलब ऊष्मा और विद्युत क्या होते हैं, अच्छे चालक होते हैं। इसमें विद्युत क्या हो सकते हैं, प्रवाह हो सकते हैं, ठीक है, विद्युत का प्रवाह हो सकता है, फ्लो हो सकता है। तन्य होते हैं, तन्य कहने का मतलब ये तार बनाया जा सकता है लमार का, ठीक है। आघात वर्णनीय होता है यानी मेलिएबल होता है, कहने का मतलब पीट कर क्या तैयार किया जा सकता है, चादर तैयार किया जा सकता है। इसके बाद है ध्वनि युक्त होता है यानी सोनरस होता है, पीटने पर टन से आवाज़ें आती है। इसके बाद सामान्यतः इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक जो होता है वो क्या होता है, उच्च होता है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल में हो गया Fe आयरन हो गया, Cu कॉपर हो गया, Al हमारा एल्युमिनियम हो गया, Ag हमारा सिल्वर हो गया, Au गोल्ड हो गया। ये किसके एग्जाम्पल है, धातु के एग्जाम्पल है, ठीक है। लेकिन अपवाद में बात करें, ये जो पारा है वो कैसे होते हैं, द्रव अवस्था में होते हैं। क्या किस अवस्था में रहते हैं, द्रव अवस्था में रहते हैं। लेकिन बात हम किए थे, धातु के भौतिक गुण में पढ़े थे, धातु किस अवस्था में रहता है, ठोस अवस्था में रहता है। लेकिन एक अपवाद है क्या, मरकरी यानी पारा, ये किस अवस्था में रहता है, द्रव अवस्था में रहता है। आपको ये बातें याद रखनी, ये एग्जाम की पर्पज़ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम की ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं अधातुओं के भौतिक गुण के बारे में। यहाँ देखिए अधातु के भौतिक गुण के बारे में। अब ये जो अधातु होते हैं वो चमकहीन होते हैं। चमकहीन कहने का मतलब ये चमकता नहीं है, नॉन ल्यूस्ट्रस होते हैं। इसके बाद इसकी जो अवस्था अगर देखें तो ये ठोस अवस्था में भी रहता है, द्रव अवस्था में रहता है और गैस अवस्था में भी रहता है, ये सभी अवस्था में रहता है, ठीक है। कुचालक की बात करें तो ऊष्मा व विद्युत के यानी इसमें विद्युत प्रवाह नहीं हो सकता है, ठीक है। इसके बाद ये भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ठीक है, यानी अगर इसको जोर से नीचे पटका जाए या फिर गिराया जाए तो ये चूर चूर हो जाता है, भंगुर होते हैं। इसके बाद तन्य नहीं यानी कहने का मतलब इसे लमार कर या फिर सीधे करके तार नहीं बनाया जा सकता है। आघात वर्धनीय कहने का मतलब पीट कर चादर नहीं बनाया जा सकता है, ठीक है। इसके बाद ध्वनि युक्त नहीं, इसको पीटने पर आवाज़ें नहीं आती है, ठीक है, ध्वनि युक्त नहीं यानी कहने का मतलब इसको पीटने पर आवाज़ नहीं आती है। सामान्यतः निम्न गलनांक व क्वथनांक यानी इसका जो क्वथनांक होता है, गलनांक होता है वो निम्न होता है। लेकिन यहाँ पर धातु में बात की थी कैसा होता है, उच्च होता है, और यहाँ पर धातु में निम्न होता है। लेकिन यहाँ पर एक वैसे अपवाद में आ गया ग्रेफाइट। क्या, ग्रेफाइट क्या है, हमारा अधातु है, क्या है, अधातु है। लेकिन ये विद्युत के कैसे है, अच्छे चालक हैं। कैसे है, अच्छे चालक यानी विद्युत का फ्लो ये कर सकता है, ठीक है। लेकिन अधातु में पढ़े थे क्या, ये क्या होते हैं, ये जो अधातु होते हैं वो तन्य तो होते हैं, तन्य नहीं होते हैं, आघात वर्धनीय भी नहीं होते हैं, और ये कुचालक होते हैं। कुचालक कहने का मतलब ये विद्युत के प्रवाह नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ग्रेफाइट जो है वो अधातु है, लेकिन ये विद्युत के विद्युत क्या कर सकते हैं, चालक कर सकते हैं यानी विद्युत फ्लो करवा सकता है। कौन, ग्रेफाइट। ये हमारा अपवाद में आ गया। अब समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 3 नंबर, धातुओं के रासायनिक गुण। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा धातुओं के रासायनिक गुण। अब ये धातुओं के रासायनिक गुण होते क्या है ये समझते हैं, ठीक है। इसके गुण के बारे में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब यहाँ पर देखेंगे धातु को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया जाए यानी अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है। और दूसरा में हम देखेंगे जल से अगर अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या प्राप्त होगा, यानी धातु को जल से अभिक्रिया करवाना है। और सी टॉपिक देखेंगे हम अम्ल से अभिक्रिया करवाना, यानी धातु को किससे अभिक्रिया करवाएंगे, अम्ल से। और डी टॉपिक में देखेंगे अन्य धातु जो होता है वो लवणों से कैसे अभिक्रिया करता है, यानी उसे विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। इसी वीडियो में ये वाला तीसरा टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम पहला टॉपिक समझते हैं, ऑक्सीजन से अभिक्रिया। जब धातु जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा तो कैसे क्या प्राप्त होगा वो देखते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर धातु और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा।
आमतौर पर ये कैसे होंगे, क्षारीय होते हैं। समझ में नहीं है, चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर देखिए एक धातु लिए, यहाँ पर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एक धातु है, क्या है, धातु है, ठीक है। और ऑक्सीजन लिए, क्या लिए, ऑक्सीजन लिए। धातु को किससे रिएक्ट कराना है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कराना है, यानी अभिक्रिया करवाना है। तो धातु को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, यानी मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाएंगे, तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, या फिर धातु ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है। यानी धातु को अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करवाया जाए या फिर अभिक्रिया करवाया जाए तो क्या प्राप्त होता है, हमें धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है। और ये कैसा होता है, ये क्षारीय होता है, ठीक है। अब दूसरा टॉपिक था हमारा जल से अभिक्रिया। जल से अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या क्या प्राप्त होगा, यहाँ देखिए, अगर धातु को किससे अभिक्रिया कराना है, जल से, अगर धातु को जल से अभिक्रिया करवाते हैं तो धातु हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन मिलता है। तो चलिए इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे यहाँ पर धातु लिए, सोडियम क्या है हमारा, Na, मतलब सोडियम, सोडियम का सिंबल होता है Na। जब हम सोडियम को वाटर से यानी जल से रिएक्शन करवाया जाए, अभिक्रिया करवाया जाए, यानी धातु को किससे रिएक्शन करवाया जाए, जल से। यहाँ पर धातु कौन है, यहाँ पर सोडियम है, सोडियम को किससे रिएक्ट किया जा रहा है, करवाया जा रहा है, जल से करवाया जा रहा है। तो क्या प्राप्त होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी धातु हाइड्रोक्साइड प्राप्त होगा, ठीक है। और प्लस में क्या निकल जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा, यानी हाइड्रोजन प्राप्त होगा, ठीक है। समझ में आया। अब देखते हैं इसी टॉपिक में अम्ल से अभिक्रिया। अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो कैसे क्या प्राप्त होगा वो समझते हैं। यानी अम्ल से अभिक्रिया करवाएंगे तो धातु प्लस में अम्ल बराबर लवण और हाइड्रोजन देगा ये, ठीक है। कैसे क्यों हुआ ये समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए धातु में एक एग्जाम्पल लेते हैं। धातु में जैसे जिंक ले ली, जिंक भी एक हमारा क्या है, धातु है, और HCl क्या है, अम्ल है। तो धातु और अम्ल को धातु को अम्ल के साथ रिएक्शन करवाना है, ठीक है, अभिक्रिया करवाना है। तो जिंक को जब HCl के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो जिंक क्लोराइड प्राप्त होगा। और जिंक क्लोराइड क्या है हमारा, एक लवण है, कैसा है, क्या है हमारा, लवण है। और ये क्या है, H2 हाइड्रोजन गैस। यानी जब हम धातु को अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो लवण प्राप्त होता है प्लस में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होता है। तो यही यहाँ पर एग्जाम्पल लिया हुआ है, जिंक को किससे रिएक्शन करवाया गया, अम्ल से, यानी HCl से रिएक्शन करवाएगा तो जिंक क्लोराइड प्राप्त हुआ और प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त हुआ, यानी हाइड्रोजन गैस प्राप्त हुआ, ठीक है। अब डी टॉपिक है हमारा अन्य धातु लवणों से अभिक्रिया कर, किससे अभिक्रिया करेगा, तो लवण से अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा। वैसे इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। चलिए समझते हैं। इसका वैसे डिफिनीशन दिया हुआ है यहाँ पे, अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को उसके लवण से विस्थापित कर देती है। यानी जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा, जो ज़्यादा ताकतवर होगा, वो उससे जो कम ताकतवर होगा उसको क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा। यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, यानी जो अधिक ताकतवर एलिमेंट होगा, तत्व होगा, वो जो होगा उससे जो कम होगा उसको क्या कर देगा, हटा देगा, उससे जो कम ताकतवर होगा, ठीक है, अधिक वाले से। अब यहाँ पर समझते हैं। जैसे यहाँ देखिए जिंक ले लिए और यहाँ पर कॉपर सल्फेट ले लिए। यहाँ पर जो पढ़े थे अन्य धातु किसके साथ अभिक्रिया करेगा, लवणों के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जैसे जिंक जो है किसके साथ रिएक्ट किया, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा। तो जिंक जब कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा यानी अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर देखिए तो जिंक सल्फेट प्राप्त होगा प्लस में कॉपर बाहर निकल जाएगा, ठीक है। किसके साथ रिएक्शन करवाएं, जिंक को कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करवाना है। यहाँ पर क्या क्या हो रहा है, कैसे अभिक्रिया हो रहा है, यहाँ देखिए जिंक जो है वो कॉपर से ज़्यादा ताकतवर है, किससे ज़्यादा ताकतवर है। तो जिंक क्या करेगा, वो कॉपर को यहाँ पर से डिस्प्लेस कर देगा, हटा देगा, क्या करेगा, हटा देगा इस कॉपर को। तो जिंक जब कॉपर को हटाएगा और किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, सल्फेट के साथ, तो जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। इसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी कहते हैं या फिर विस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब समझते हैं चौथा टॉपिक। चौथा टॉपिक हमारा धातु कैसे प्राप्त होती है। अब धातु कैसे प्राप्त होती है वो समझना है। वैसे धातु कैसे प्राप्त होती है इसके बारे में एक बढ़िया से एक वीडियो हम डाले हुए हैं इसी चैनल पे, आप जाकर देख लीजिएगा, विजिट कर लीजिएगा। वैसे हम शॉर्टकट में इसको अच्छी तरह से समझा देते हैं, नोट से भी आप समझ लीजिएगा, वैसे बढ़िया तरह से समझा देंगे। जैसे इस धातु कैसे प्राप्त होती है इसको समझने से पहले आपको खनिज के बारे में पढ़ना पड़ेगा, अयस्क के बारे में समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर खनिज होता क्या है, क्या खनिज होता क्या है। यहाँ पर देखिए प्राकृतिक रूप से पृथ्वी में पाए जाने वाले पदार्थ जिनमें धातुएं होती है, यानी कहने का मतलब जब पृष्ठभूमि से तत्व या फिर यौगिक निकाला जाता है वही तत्व या फिर यौगिक क्या होते हैं, हमारे खनिज होते हैं। कहाँ से, पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि कहने का मतलब पृथ्वी का जो ऊपर का सतह है
जब पृथ्वी के ऊपर का सतह, यानी कहने का मतलब जब खुदाई किया जाएगा जमीन के यानी पृष्ठभूमि को, तो उसके नीचे क्या निकलते हैं, कुछ तत्व मिलेगा या फिर यौगिक मिलेगा। जो तत्व और यौगिक प्राप्त हुए हैं उसे ही क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं, मिनरल्स कहते हैं। ठीक है, ये कहाँ पे पाया जाता है, पृष्ठभूमि में पाया जाता है। ठीक है, और ये प्राकृतिक रूप से रहता है। अब समझते हैं अयस्क के बारे में। किसके बारे में, अयस्क के बारे में। अयस्क होता क्या है, ठीक है, वे खनिज जिनमें धातु की मात्रा, किसकी मात्रा, धातु की मात्रा जो होगा वो अधिक होता है और अशुद्धियों की जो मात्रा होता है वो कम होता है, तो उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहलाता है, अयस्क कहते हैं। यानी कहने का मतलब इसमें क्या होगा, धातु की जो यहाँ पर जो धातु की जो मात्रा है वो क्या होता है, अधिक होता है। ठीक है, और अशुद्धियों की मात्रा कम होता है, तो इसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। ठीक है, समझ में आया। और इसे इंग्लिश में ओर्स कहते हैं। अब समझते हैं, वैसे अयस्क का नॉर्मल डिफिनीशन भी आप समझते हैं। किसका, अयस्क का आप नॉर्मल डिफिनीशन भी समझ सकते हैं। अयस्क कहते किसे, मतलब कहते किसे हैं, जैसे वे खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सकता है, उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। या फिर वे खनिज जिससे धातु का जो निष्कर्षण होता है वो आसानी से और कम खर्च के साथ किया जा सके, अयस्क कहलाता है। ये भी लिख सकते हैं। यानी ये जो अयस्क है वो कम खर्चे में ही निकल जाता है। ठीक है, कि और क्यों, क्योंकि इसमें अशुद्धियों की मात्रा कम पाई जाती है। ठीक है, और धातु की मात्रा अधिक पाई जाती है, तो ये क्या कहलाता है, अयस्क कहलाता है। इसमें सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन एक लाइन आपको याद रखनी है, सभी अयस्क जो होते हैं वो खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखना है आपको। अब तीसरा टॉपिक समझते हैं, धातुओं के निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण यानी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स, यानी इसके बारे में समझते हैं। अब ये होता क्या, अयस्क से धातुओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया को निष्कर्षण कहते हैं। किससे, अयस्क से। अयस्क से कैसे क्या प्राप्त होता है वो हम समझाए हुए हैं, अयस्क होता क्या है ये भी समझाए हुए हैं। ठीक है, तो अयस्क से क्या प्राप्त किया जाता है, धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, निष्कर्षण कहते हैं, यानी एक्सट्रैक्शन कहते हैं। अब ये भी दो तरीक़ों से होता है, ये इसके भी दो विधि है। कौन कौन सी, पहला विधि है कार्बनिक अयस्क, दूसरा है धात्विक अयस्क। अब ये कार्बनिक अयस्क क्या होता है वो समझते हैं। तो कार्बनिक अयस्क में यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, कार्बनिक अयस्क में पहले इसका एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए जिंक सल्फाइड और लेड सल्फाइड, इसके दो एग्जांपल दिया हुआ है। इसका डिफिनीशन प्राय भर्जन द्वारा निष्कर्षित होता है, यानी कार्बनिक यौगिक जो होता है वो किसके द्वारा निष्कर्षित होता है, वो किसके द्वारा, तो ये भर्जन के द्वारा निष्कर्षित होता है। भर्जन कहने का मतलब रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन। ठीक है, उसके द्वारा क्या होगा, निष्कर्षित होता है। अब दूसरा टॉपिक हमारा धात्विक अयस्क। अब ये धात्विक अयस्क क्या होता है, धात्विक अयस्क यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, पहले वो देखते हैं। यहाँ पर आयरन ऑक्साइड यानी फेरिक ऑक्साइड और दूसरा है एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये इसके एग्जाम्पल हो गया, धात्विक के एग्जाम्पल। अब इसके ये होता क्या है ये समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक लाइन लिखा हुआ है, अपचयन यानी रिडक्शन द्वारा निष्कर्षित होता है। यानी कहने का मतलब ये जो धात्विक अयस्क है वो किसके द्वारा निष्कर्षित होता है, अपचयन यानी रिडक्शन द्वारा। किसके द्वारा, तो रिडक्शन द्वारा क्या होता है, निष्कर्षित होता है। और यहाँ पर दो ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर से दो ऑब्जेक्टिव निकलेगा एग्जाम के पर्पज़ से। यहाँ पर जो कार्बनिक अयस्क है वो किसके द्वारा निष्कर्षित होता है, तो भर्जन के द्वारा निष्कर्षित होता है या फिर रोस्टिंग या फिर कैल्सिनेशन के द्वारा निष्कर्षित होता है। एक यहाँ पर से ऑब्जेक्टिव बनेगा और दूसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर जो धात्विक अयस्क है, यहाँ पर धात्विक अयस्क जो है वो किसके द्वारा निष्कर्षित होता है, तो अपचयन यानी रिडक्शन के द्वारा निष्कर्षित होता है। ये दो बातें आपको याद रखनी है। अब तीसरा टॉपिक समझते हैं। यहाँ पर तीसरा टॉपिक है धातुओं का परिष्करण यानी रिफाइनिंग। अब ये धातुओं का रिफाइनिंग होता क्या है, कैसे होता है ये समझते हैं। ठीक है, अब परिष्करण क्या होता है ये समझते हैं। अशुद्ध धातु को शुद्ध करने की प्रक्रिया को परिष्करण कहते हैं। यानी जो अशुद्ध धातु होगा, कैसा होगा, अशुद्ध धातु होगा, उसको शुद्ध करना, साफ करने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, परिष्करण कहते हैं या फिर परिष्करण कहलाता है। ठीक है, उदाहरण की बात करें तो जैसे तांबे का परिष्करण, किसका परिष्करण, तांबे का परिष्करण
किसके द्वारा होता है? विद्युत परिष्करण, यानी ये विद्युत के द्वारा परिष्कृत होता है। यानी जो तांबा का जो परिष्करण होता है किसके द्वारा होता है? विद्युत के द्वारा होता है, क्योंकि ये विद्युत का क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, यानी फ्लो करवाया जा सकता है। यानी कुछ क्या होते हैं? सुचालक होते हैं कि कुचालक, यानी ये इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो करते हैं, यानी सुचालक होते हैं। ठीक है। अब दूसरा लाइन यहाँ पर जिंक का परिष्करण, यानी कहने का मतलब यहाँ पर दो एग्जाम्पल लेंगे। किसका कितना एग्जाम्पल लेंगे? दो एग्जाम्पल, सॉरी उदाहरण में हम दो चीज़ लेंगे, तांबे का परिष्करण और जिंक का परिष्करण, यानी दोनों का परिष्करण अभी हम समझने वाले हैं। ठीक है। जैसे एक साइड यहाँ पर देखिए, एक यहाँ पर डायग्राम बनाया हुआ है, इसको आपको देखना है। जैसे यहाँ पर एक साइड हम एनोड ले लिए, एनोड रॉड ले लिए, और दूसरा साइड कैथोड रॉड ले लिए। एनोड अनायन होता है, यानी निगेटिव चार्ज होता है, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम इसके बीच में जब बैटरी लगाएंगे, यहाँ पर देखिए बैटरी लगा हुआ है, बढ़िया से यहाँ पर शो करवा देते हैं। यहाँ पर देखिए बैटरी लगा हुआ है। जब इस दोनों एनोड और कैथोड को दोनों को आपस में जोड़कर बैटरी से हम जोड़ते हैं इसको, तो क्या होगा? तो एक साइड देखिएगा अशुद्ध तांबा जो होगा, यहाँ पर देखिए एनोड किसका बना होगा? अशुद्ध तांबा का, कैथोड शुद्ध तांबा का बना हुआ। ठीक है। फिर आप दोनों के बीच में जब बैटरी को आप जोड़िएगा तो क्या प्राप्त होगा? यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट जो है, यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट जो है वो कैथोड की साइड आ जाएगा। ठीक है। किधर आ जाएगा? कैथोड की साइड आ जाएगा। तो ये यहाँ पर जो धातुओं का क्या हो रहा है? परिष्करण हो रहा है, रिफाइनिंग हो रहा है, यानी अशुद्ध धातु जो था वो शुद्ध हो गया। क्या हो गया? शुद्ध हो गया। यहाँ पर अशुद्ध धातु को क्या किया जा रहा है? शुद्ध किया जा रहा है, उसे ही क्या कहते हैं? परिष्करण कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर छठा टॉपिक है हमारा क्रियाशीलता श्रेणी, यानी रिएक्टिविटी सीरीज। आपको याद रखना है, आपको एग्जाम के पर्पज से, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कहने का विस्थापन अभिक्रिया में आपको काम आएगी डिस्प्लेस करने में, यानी उसको हटाने में, जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होगा। जैसे पहला में आ गया पोटासियम, दूसरा में आ गया सोडियम, तीसरा में कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन यानी Fe। ये यहाँ पर सारे एग्जाम्पल बोल रहे हैं। यहाँ पर रिएक्टिविटी सीरीज यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है। जैसे सबसे ज़्यादा ताकतवर किसका है? कौन सा सबसे ताकतवर एलिमेंट है? पोटासियम है, यानी मोर रिएक्टिव एलिमेंट कौन है? पोटासियम है। इसके बाद सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, आयरन हो गया, आयरन के बाद यहाँ पर लेड हो गया, लेड के बाद हाइड्रोजन हो गया, हाइड्रोजन के बाद कॉपर हो गया, मरकरी हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। यानी सबसे ताकतवर की बात करें तो पोटासियम है, पोटासियम के बाद सोडियम है, सोडियम के बाद क्या है? कैल्शियम है, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम है। इस तरह से क्या है, यानी जैसे जैसे नीचे की ओर बढ़ेंगे वो रिएक्टिविटी सीरीज क्या हो जाएगा? कमते जाएगी। ताकतवर जो होगा वो सबसे नीचे रहेगा। सबसे फर्स्ट में कौन है? पोटासियम, पोटासियम के बाद सोडियम है, सोडियम से भी कम कौन है? कैल्शियम, कैल्शियम से कम ताकतवर मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से कम एल्युमिनियम। इस तरह से रिएक्टिविटी सीरीज दिया हुआ है। अब याद रखने की एक बात, ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, कभी न कभी मगरमच्छ आलू जरूर फेंकता पर हमेशा आगे आता। यहाँ पर जो पहला है कभी, के से कभी, के मतलब पोटासियम, के जो होगा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर होगा। ठीक है। और न मतलब Na यानी सोडियम, Ca यानी कैल्शियम, Ca यानी कभी, Mg से मगरमच्छ, Mg से मैग्नीशियम, आलू से Al एल्युमिनियम, जरूर से Zn, Fe से फेंकता, Pb से पर, H से हमेशा, Cu से आगे, Hg से क्या, यानी इस तरह आप याद रख सकते हैं। या फिर डायरेक्ट, हाँ वैसे हम ऐसे सलाह नहीं देंगे याद करने के लिए, वैसे बोलेंगे डायरेक्ट आप इसको रट लीजिए। जैसे पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, मरकरी, कॉपर, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संचारण। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? संचारण। संचारण होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। संचारण जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोरोजन कहते हैं। कोरोजन यानी जंग लगना। क्या? जंग लगना। वायु एवं नमी के कारण धातुओं का धीरे धीरे क्या हो जाना? नष्ट होना संचारण कहलाता है। क्या कहलाता है? संचारण कहलाता है। जब आप किसी आयरन को यानी लोहे को कहाँ रख दें? बाहर में रख दें, नमी वाले जगह में, तो कुछ दिनों बाद या फिर आप
2-3 दिन या फिर 4 दिन बाद अब दिखेगा तो उस पर क्या लग जाएगा, कोरोजन लग जाएगा, यानी जंग लग जाएगा, और वो धीरे धीरे धातु क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, ख़त्म कर देगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Fe2O3.XH2, यानी ये जंग का सूत्र है, किसका, जंग का, यानी कोरोजन का सूत्र है। ठीक है, याद रखना है आपको, सॉरी ये जंग का सूत्र है, आयरन ऑक्साइड डॉट XH2। अब यहाँ पर समझना है संक्षारण से बचाव। अब इसके बचाव क्या है, उपाय क्या है, ये समझते हैं, इसे बचाया कैसे जा सकता है। तो यहाँ पर पेंट करना है, सबसे पहले आप पेंट कर सकते हो उस आयरन को, लोहा को, तेल या ग्रीस लगाना, उस पर तेल या ग्रीस लगाने से इसका क्या हो जाएगा, बचाव होगा। गैल्वेनीकरण या फिर जिंक का परत आप चढ़ा सकते हैं, टीन चढ़ाना है, यानी प्लास्टिक कोटिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ये क्या हो गया, बचाव के उपाय हो गए। ठीक है, आप समझते हैं 8 नंबर में क्या, 8 नंबर में है क्या, 8 नंबर में टॉपिक हमारा मिश्र धातु, जिसे एलॉय कहते हैं, एलॉय कहते हैं। अब एलॉय क्या होता है, तो एलॉय का यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, 2 या 2 से अधिक धातु या धातु प्लस अधातु को मिलाकर बनाई गई समरूपी मिश्रण कहलाता है। या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं, मिश्र धातु होता क्या, धातु प्लस में अधातु क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाते हैं। या फिर 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाकर बनाई गई समरूपी क्या कहलाते हैं, मिश्र धातु कहलाता है, या फिर मिश्रण धातु कहलाते हैं, ये भी कह सकते हैं। या फिर यहाँ पर समरूपी मिश्रण, यहाँ पर समरूपी मिश्रण सही है। यहाँ पर जो इसका डिफिनीशन है, धातु और अधातु दोनों को आपस में मिलाने पर मिश्र धातु बनता है। ठीक है, या फिर समरूपी जो मिश्रण होगा, समरूपी मिश्रण जो होगा वो 2 या 2 से अधिक धातुओं का, वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। क्या बोला मैंने अभी, 2 या 2 से अधिक धातुओं का जो समरूपी मिश्रण होगा क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे पीतल जो है वो क्या है, मिश्र धातु है। कैसे मिश्र धातु है, तांबा और जिंक, यहाँ पर 2 धातु आपस में क्या हुए हैं, मिले हुए हैं, तो 2 धातुओं को आपस में मिलाने पर क्या बनता है, एक मिश्र धातु मिलता है, प्राप्त होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मिश्र धातु, पीतल क्या हो गया, एक मिश्र धातु हो गया। इसी तरह यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे एग्जाम्पल की बात करें, जैसे बर्तन हो गया, बर्तन किस किस से मिलकर बना होता है, जैसे पीतल से मिलकर बना होता है, यानी तांबा और जिंक से मिलकर बना होता है। जैसे सजावटी सामान, नल के पुर्जे, ये सब इसके उदाहरण हो गया। जैसे कांसा की बात करें, कांसा यानी ब्रोंज, किससे मिलकर बना होता है, तांबा और टिन से। एग्जाम्पल की बात करें तो मूर्तियाँ, मेडल, बर्तन, ये सब क्या है, हमारे एग्जाम्पल हो गए ब्रोंज के। जैसे शोल्डर जैसे एग्जाम्पल की किसी से मिलकर बना होता है, शीशा और टिन से मिलकर बना होता है। इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो विद्युत तार जोड़ने में, सोल्डरिंग करने में ये क्या होते हैं, मददगार होते हैं। जैसे स्टेनलेस स्टील, ये किसी से मिलकर बना होता है, लोहा और क्रोमियम से मिलकर बना होता है। ठीक है, इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो बर्तन, चाकू, सर्जिकल उपकरण, इसके उदाहरण हो गए। ठीक है, मिश्र धातु की बात करें या इसका ऐसे ही पढ़ सकते हैं, इसका डिफिनीशन होता है 2 या 2 से अधिक धातु को मिलाकर बनाई गई जो समरूपी मिश्रण होता है वो क्या कहलाता है, मिश्र धातु कहलाता है। ठीक है, अब 9वां टॉपिक है हमारा आयनिक यौगिक। क्या है, आयनिक यौगिक। अब ये होता क्या है इसके बारे में समझते हैं। यहाँ पर डिफिनीशन दिया हुआ है, धातुओं द्वारा इलेक्ट्रॉन दान और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से बने यौगिक आयनिक यौगिक कहलाते हैं। कहने का मतलब एक धातु होगा, धातु क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, दान करेगा। क्या करेगा, दान करेगा। अगर दान करता है तो उस पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, याद रखिएगा आप। अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने से जो यौगिक बनता है उसे क्या कहते हैं, आयनिक यौगिक कहते हैं। यहाँ पर जो ग्रहण करता है वो निगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, आप समझते हैं जैसे सोडियम आयन क्या होता है, Na+ होता है। Na+ क्यों हुआ, यहाँ देखिए Na+ क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यानी आप लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप लोग पढ़े होंगे। इलेक्ट्रॉनिक, जैसे सोडियम का जो परमाणु, सोडियम यहाँ पर Na की बात चल रहा है, यानी सोडियम की बात चल रहा है। सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए तो दूसरा में क्या होगा, दूसरा सेल में कितना होगा, 8, और तीसरा में 1। यहाँ पर पहला जो यहाँ पर अथी है, क्या कहते हैं, ऑक्टेट क्या है, फुल है। यहाँ पर जो
यहाँ पर पहला जो सेल है वो क्या है, फुल है, दूसरा भी क्या है 8 फुल है, तीसरा में 1 है, 1 क्या कर देगा, ये दान कर देगा, क्या कर देगा, दान कर देगा। एक जो यहाँ पर लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, ये क्या कर देगा, दान कर देगा। जैसे ही 1 दान करेगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, Na+ हो जाएगा, Na+। यहाँ पर 1 छुपा हुआ रहता है, Na+1 होता है, प्लस 1 छुपा रहता है, सिर्फ प्लस होता है लिखा हुआ, ठीक है। और क्लोरीन का 17 होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होता है 2 8 10 7 17 7। इस यहाँ पर इसका ऑक्टेट फुल है, यहाँ पर पहला सेल में, दूसरा में भी फुल है, लेकिन तीसरा में 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, एक 7 इलेक्ट्रॉन ये शेयर नहीं कर सकता है, ना इस किसी को दे सकता है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, लेने का काम करेगा, जो लेता है वो गरीब होता है, उस पर नेगेटिव चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो एक क्या कर लेगा, ये ग्रहण कर लेगा, क्या कर लेगा, ग्रहण कर लेगा। तो और यहाँ पर ग्रहण जो करता है वो क्या होते हैं, जो ग्रहण करता है वो क्या होते हैं, अधातु होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम दान किया तो सोडियम क्या हो जाएगा, धातु हो जाएगा, और क्लोरीन क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि ये क्या कर रहा है, ग्रहण कर रहा है, और धातु क्या कर रहा है, सोडियम क्या कर रहा है, दान कर रहा है, ठीक है। तो दोनों जो आपस में मिलेंगे वो क्या कहलाएंगे, आयनिक यौगिक कहलाएंगे। जैसे सोडियम पर Na+ होता है चार्ज, क्लोरीन पर एक नेगेटिव माइनस होता है, तो Na+ Cl-। यहाँ पर देखिए इसका रिएक्शन करवाते हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं पहले से। जैसे यहाँ पर देखिए सोडियम Na+, क्लोरीन Cl-। जब दोनों आपस में रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, Na, यहाँ पर दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, समान है, प्लस इधर है -1 +1 -1 +1 और -1 क्या हो जाएंगे, आपस में कट कर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, NaCl आ जाएगा, क्या आ जाएगा, NaCl। तो यहाँ पर NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होगा, एक आयनिक यौगिक हो जाएगा, यानी आयनिक कंपाउंड हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो गुण है वो समझते हैं, वो पढ़ते हैं। जैसे इसका जो गुण में जो गुण की बात करें तो इसका जो गलनांक होता है और क्वथनांक वो क्या होते हैं, उच्च होते हैं। गलनांक की बात करें तो क्या होते हैं, उच्च होता है, और क्वथनांक भी क्या होता है, उच्च होता है। और जल में क्या होता है, घुलनशील होता है, क्या होता है, घुलनशील होता है। NaCl क्या होता है, नमक होता है। क्या हम जल में नमक को घुलाएंगे तो क्या वो नहीं घुलेगा, घुल जाएगा, क्या हो जाएगा, घुल जाएगा। तो यहाँ पर NaCl जो है वो जो नमक है या फिर आयनिक यौगिक जो है वो क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तीसरा है हमारा ठोस अवस्था में विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी विद्युत का प्रवाह नहीं कर सकता, विद्युत का फ्लो नहीं कर सकते, कुचालक होते हैं, ठीक है। तीसरा लाइन हमारा गलित अवस्था या जलीय विलयन में विद्युत के चालक होते हैं। जब हम नमक को यानी NaCl को पानी में क्या करेंगे, घोल देंगे, क्या करेंगे, घोल देंगे। जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी क्या करेंगे, इसमें पानी को घोल देंगे, जब इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवाएंगे तो फ्लो नहीं होगा, होगा। विद्युत के क्या है, ये सुचालक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, सुचालक या फिर चालक हो जाएंगे। तो गलित अवस्था में क्या होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं जलीय विलयन में। अब आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें याद रखनी है। जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे महत्वपूर्ण रासायनिक समीकरण की बात करें, जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ, 1 मिनट,